हेलो एवरीवन, उम्मीद है आप लोग बहुत अच्छे होंगे। स्वागत है आपका अपना प्यारा सा चैनल तनु क्लासेस में। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग जो धातु एवं अवधातु वाला चैप्टर जो हम लोगों का चल रहा है बच्चों, रसायन विज्ञान का तीसरा चैप्टर, इसके तीसरे पार्ट का अध्ययन करेंगे। ठीक है, पहले पार्ट में हम लोगों ने मुख्य रूप से धातुओं के सारे भौतिक गुणों को जान लिया था। उसके बाद दूसरे पार्ट में हम लोगों ने जाना था धातु और अवधातु का भी हम लोगों ने भौतिक गुणों को जान करके उन दोनों के बीच भौतिक गुणों के आधार पर जो है अंतर को हम लोगों ने पढ़ लिया था, जो आपका 2018 में आपका ये 2022 में आपका ऑलरेडी आया हुआ प्रश्न था। ठीक है, इसके बारे में चर्चा कर लिया था और मैंने आपको बता भी दिया था सीधा सीधा कि किस किस सेक्शन से आपका ज़्यादातर सवाल आपके पूछे गए हैं। ठीक है, जैसे आपका तन्यता का गुण पूछा गया है, अगाधवर्तीयता का गुण किसे कहते हैं उसको भी पूछा गया है, धातु और धातु में भौतिक गुणों के आधार पर अंतर क्या होता है इसको पूछा गया है। उसके बाद द्रव अवस्था में पाई जाने वाली कौन सी धातु होती है, द्रव अवस्था में कौन सी अवधातु पाई जाती है। उसके बाद मुख्य रूप से पूछा गया है कि धातुएं जो है विद्युत एवं ऊष्मा का सुचालक क्यों होता है। तो मैंने वहाँ पर आपको सारा इंपॉर्टेंट प्रश्न के बारे में भी बताया गया था कि कहाँ किस किस सेक्शन से आपका प्रश्न बनेगा और आपका पूछा हुआ बोर्ड परीक्षा में। आइए स्टार्ट करते हैं। आज के लेक्चर में हम लोग मुख्य रूप से रासायनिक गुणों को देखेंगे, धातु के सारे रासायनिक गुण को देखेंगे, फिर उसके बाद अवधातु का एक एक करके रासायनिक गुण को देखेंगे, फिर उसके बाद हम लोग दोनों के बीच अंतर को पढ़ लेंगे, ताकि अगर रासायनिक गुणधर्म के आधार पर जो आपका क्वेश्चन जो पूछा जाता बच्चों दीर्घ उत्तरीय प्रश्न में सीधा सीधा प्रश्न आ जाता है कि रासायनिक गुणधर्म के आधार पर धातु एवं अवधातु के बीच अंतर स्पष्ट करें, तो सीधा सीधा वहाँ पर 4 नंबर का आपका 4 अंक का पूछ लिया जाता है। तो ये प्रश्न आप जब यहाँ से सॉल्व कर लेंगे तो आसानी से 4 अंक आप आसानी से अर्जित कर सकते हैं। तो ये आपका सीधा सीधा 2018 में प्रश्न पूछा हुआ है कि रासायनिक गुणधर्म के आधार पर धातु एवं अवधातु के बीच अंतर, और इनमें से बीच बीच में कुछ ऐसे आपका रासायनिक गुण है जो आपका सीधा सीधा ऑब्जेक्टिव में पूछ लिया जाता है या आपका 2 नंबर में भी पूछ लिया जाता है। ठीक है, ध्यान रखना है आपको। अगर आप लोगों ने पहला और दूसरा पार्ट नहीं पढ़ा था तो आप लोग चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर के पहला दूसरा पार्ट पढ़ लीजिएगा अच्छी तरह से। अभी आप लोग क्या कीजिए, चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए और एक बार धमाकेदार रूप से आप लोग अपने दोस्त यार को शेयर भी कर दीजिएगा। आइए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे धातु के रासायनिक गुण, यानी कि आपका केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स। तो पहला आपका रासायनिक गुण है ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया। पहला ही बहुत ही इंपॉर्टेंट, VVI मार दीजिए सीधा सीधा आपका, ये आपका ऑब्जेक्टिव, ये आपका 2 नंबर में आपका बोर्ड परीक्षा में सीधा सीधा पूछा हुआ है कि क्या होता है जब धातुएं ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करती है। एक उदाहरण देकर के समझाइए। ठीक है, सीधा आपका 2 नंबर में पूछा हुआ प्रश्न है, तो यहाँ पर आप लोग समझ लीजिए अच्छी तरह से। तो ऑक्सीजन के साथ किस प्रकार से अभिक्रिया करती है, मैंने आपको जब पहला चैप्टर पढ़ा था तो वहाँ पर बोला था किसी भी पदार्थ का ऑक्सीजन के साथ यदि अभिक्रिया हो रही है, मतलब कि वह पदार्थ क्या हो रहा है, ऑक्सीजन की उपस्थिति में जल रहा है, यानी कि दहन हो रहा है उसका। ठीक है, ये आपको समझना है। मतलब कि मैं अगर बोल दूं कि कार्बन को जलाओ, मतलब कि कार्बन को किसके साथ अभिक्रिया कराओ, ऑक्सीजन के साथ। मैग्नीशियम को जलाओ, यानी मैग्नीशियम को ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया कराओ। सोडियम को जलाओ, यानी सोडियम को ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया कराओ। यानी कि कहने का सेंस ये हुआ बच्चों कि किसी भी पदार्थ को जलाने का मतलब ये हुआ कि उसको सिर्फ और सिर्फ किससे अभिक्रिया करा देंगे, ऑक्सीजन से अभिक्रिया करा देंगे, तो वो कहलाएगा आपका ऑक्सीजन के साथ, यानी कि आपका वो कहलाएगा आपका दहन। ठीक है, तो अब यहाँ बात करते हैं मुख्य रूप से ऑक्सीजन किस प्रकार से धातु के साथ अभिक्रिया करती है। तो धातु जो है ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके धातुइक ऑक्साइड का निर्माण करता है। किसका निर्माण करता है, धातुइक ऑक्साइड का निर्माण करता है, और जिसकी प्रवृत्ति, जिसकी जो गुण होती है वो क्या होती है, क्षारीय। यानी कि ये किस प्रकृति की होती है, आपका क्षारीय प्रकृति की। कौन, धातुइक ऑक्साइड। ये आपका सीधा सीधा ऑब्जेक्टिव में पूछा हुआ है कि धातु के ऑक्साइड किस प्रकृति की होते हैं, अम्लीय प्रकृति, क्षारीय प्रकृति, उदासीन प्रकृति, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो मुख्य रूप से जो भी धातु के ऑक्साइड होंगे वो आपका अम्लीय प्रकृति का, ये क्षारीय प्रकृति का होगा। ध्यान रहेगा आपको, सीधा सीधा यहाँ से आपका 2 ऑब्जेक्टिव सीधा आपका बन जाएगा। तो किस प्रकार से यहाँ देख लेते हैं। मैग्नीशियम है, मैग्नीशियम आपका अभिक्रिया कर रहा है, यानी ऑक्सीजन के साथ क्रिया कर रहा है, बना रहा है मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो जो भी आपका धातु होगा ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके धातुइक ऑक्साइड बनाएगा। सोडियम धातु, सोडियम ऑक्साइड, एल्युमिनियम धातु, एल्युमिनियम ऑक्साइड, कैल्शियम धातु, कैल्शियम ऑक्साइड, जिंक, जिंक ऑक्साइड, कॉपर, कॉपर ऑक्साइड, आयरन, आयरन ऑक्साइड। मतलब कि जितने भी आपके धातु होंगे वो अगर ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करेगा, क्रिया करेगा, तो उस किसका निर्माण करेगा, धातुइक ऑक्साइड का निर्माण करेगा। और उसका प्रवृत्ति, उसकी प्रवृत्ति क्या होगी, उसकी प्रवृत्ति होगी आपका क्षारीय। याद रहेगा आपको। चलिए आगे बढ़ते हैं।
दूसरा आपका रासायनिक गुण है आपका धातुओं का जल के साथ किस प्रकार से अभिक्रिया करती है। ये भी सीधा सीधा आपका 2 नंबरिया में ये भी आपका प्रश्न पूछा हुआ है। ये भी आपका रासायनिक गुण में बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यानी कि सीधा सीधा पूछा जाता है धातुएं जब जल के साथ अभिक्रिया करती है तो क्या होता है। ये आपका 2019 में 2 नंबरिया में पूछ लिया था। तो आपको अगर ये मालूम यहाँ से पढ़ लीजिएगा, आसानी से नोट डाउन कर लीजिएगा, तो 100% इन प्रश्नों का आसानी से उत्तर दे सकेंगे। तो आप लोग को ध्यान ये रखना है, जब भी धातु अगर किसके साथ अभिक्रिया करे, जल के साथ अभिक्रिया करे, तो वो निर्माण करता है क्षार का। किसका? यानी ऑक्साइड, धात्विक हाइड्रोक्साइड का। यानी ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करेगा तो धात्विक ऑक्साइड, और अगर जल के साथ अभिक्रिया करेगा तो धात्विक हाइड्रोक्साइड, यानी कि OH। आया समझ में? तो यहाँ पर है धातु जल के साथ अभिक्रिया कर धात्विक हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन गैस मुक्त करती है। सीधा सीधा यहाँ से ऑब्जेक्टिव यहाँ से भी बन जाता है कि जो है हाइड्रोजन गैस, यानी कि पूछ लेता है धातु जब जल के साथ अभिक्रिया करती है तो कौन सी गैस मुक्त होती है, ऑक्सीजन, सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड या आपका जो है हाइड्रोजन। तो वहाँ पर कौन सी गैस मुक्त होती है? हाइड्रोजन गैस मुक्त होती है। ठीक है। और निर्माण मुख्य रूप से किसका होता है? तो धात्विक हाइड्रो ऑक्साइड का। जैसे एल्युमिनियम जल के साथ अभिक्रिया कर रही है तो क्या बना रहा है? एल्युमिनियम यानी कि एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम जल के साथ अभिक्रिया करके सोडियम हाइड्रोक्साइड जो क्या है आपका परबल क्षार है ना। उसी प्रकार से जिंक अगर अभिक्रिया करेगा जल के साथ तो जिंक हाइड्रोक्साइड, और क्या बनेगा साथ में? हाइड्रोजन गैस का भी निर्माण करेगा। उसी प्रकार से आयरन भी, उसी प्रकार से कॉपर, यानी कि जितने भी आपके धातु हैं यदि वो जल के साथ अभिक्रिया करती है तो धात्विक हाइड्रोक्साइड का निर्माण करेगा, साथ ही साथ हाइड्रोजन गैस का उत्सर्जन भी करेगा। तो यहाँ से आपका ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों प्रश्न यहाँ से पूछा हुआ प्रश्न है। आगे आता है तीसरा आपका, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जल्दी से आप लोग इसको मार दीजिए आप लोग, TP। ठीक है, अपना कॉपी में नोट डाउन कर लीजिए। TP मतलब कि तनु पॉइंट। हम लोगों के क्लास का नाम है तनु क्लासेस, और मैंने यहाँ पर नोट पॉइंट के रूप में नोट पॉइंट को नाम बदल करके तनु पॉइंट कर दिया है, ताकि आपके माइंड में सीधा सीधा अट जाए, सीधा सीधा बैठ जाए। तो ये आपका जो द्विधर्मी ऑक्साइड है ये आपका सबसे इंपॉर्टेंट है। 2017 में पूछा हुआ है, 18 में पूछा हुआ है, 22 में पूछा हुआ है। अब सोचिए बच्चों, यानी कि ये जो आपका 2022 अभी चल रहा है, इस बार भी इस बार भी पूछा गया था, इस वर्ष भी आपका ये प्रश्न आया हुआ था। तो 100% है, आने वाला साल आपको नहीं पूछेगा तो, लेकिन आप लोग को पढ़ लेना है, क्योंकि यहाँ से ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों बनता है। तो द्विधर्मी ऑक्साइड किसको बोलेंगे? वे धातु के ऑक्साइड जिसमें अम्लीय तथा भास्मिक गुण हो उसे द्विधर्मी ऑक्साइड कहेंगे। यानी कि धातु का वैसा ऑक्साइड जिसमें अम्लता का गुण भी पाया जाए और क्षारीयता का गुण भी पाया जाए, तब उसको बोलेंगे हम लोग द्विधर्मी ऑक्साइड। आपका ऑब्जेक्टिव के रूप में सीधा सीधा पूछ लिया जाता है बच्चों कि निम्न में से कौन जो है क्षारीय या भास्मिक ऑक्साइड है, उसमें से एक ऑप्शन दे देगा सही वाला और बाकी आपको गलत दे देगा। तो वहाँ पर आपको इनमें से अगर कोई भी आपका ऑक्साइड दिया हुआ रहेगा तो 100% उसी को आप आसानी से टिक करेंगे। लेकिन मुख्य रूप से इसमें से भी ज़्यादा आपका पूछा जाता है बच्चों एल्युमिनियम ऑक्साइड और जिंक ऑक्साइड के बारे में। ठीक है, यानी कि Al2O3 और ZnO3, इसके बारे में ही सीधा सीधा पूछ लिया जाता है कि ये किस प्रकार के ऑक्साइड है। तो वहाँ पर बहुत कोई मार के आ जाता है सीधा सीधा क्षारीय ऑक्साइड, क्योंकि वो देखता है धातु मार देता है सीधा, लेकिन ये होता है आपका द्विधर्मी ऑक्साइड। चले, याद रहेगा आपको। आगे है धातु की जल के साथ अभिक्रिया। अभी हम लोगों ने ऊपर देख लिया धातु की जल के साथ अभिक्रिया, फिर दोबारा क्यों है? तो दोबारा इसलिए बच्चों, कभी कभार आपका सीधा सीधा पूछ लेता है कि ठंडा जल के साथ अभिक्रिया, और कभी कभार पूछ लेता है गर्म जल के साथ अभिक्रिया, या कभी पूछ लेता है आपका वाष्प के साथ, यानी कि बहुत ही ज़्यादा गर्म जल के साथ अभिक्रिया, वेपर के साथ। तो इसलिए यहाँ पर अलग अलग सेक्शन में हम लोग बांट दिए हैं। तो हम लोग सबसे पहला वाला नियम में क्या पढ़े? धातु जब भी जल के साथ अभिक्रिया करेगी तो किसका निर्माण करेगा? धात्विक हाइड्रोक्साइड का और हाइड्रोजन गैस का। जैसे आपका सोडियम है, ये बहुत ही क्रियाशील होती है, ये आसानी से क्या कर लेती है? ठंडा जल के साथ अभिक्रिया कर लेती है, मतलब कि इसको कोई भी जल मिले आसानी से क्रिया कर लेगा। तो मुख्य रूप से इसी के कारण क्या किया था बच्चों? सोडियम को जो है, सोडियम धातु इतना क्रियाशील है, इसी ज़्यादा क्रियाशीलता के कारण इसको क्या किया जाता है? जो है केरोसिन, यानी कि मिट्टी के तेल में आप इसको डुबा के रखा जाता है। आप सीधा सीधा आपका क्वेश्चन आता है कि सोडियम धातु को केरोसिन में डुबाकर क्यों रखा जाता है? तो आप लोग वहाँ पर बता देंगे क्योंकि सोडियम बहुत ही ज़्यादा क्रियाशील होता है। ये अत्यंत क्रियाशील होने के कारण यदि इसको खुला छोड़ दिया जाए तो ये ऑक्सीजन के साथ स्वतः ही जल जाता है, या इसको अगर जल में रखा जाए तो जल में भी ऑक्सीजन उपस्थित रहता है तो उसके साथ भी क्रिया करके जल जाता है। इसलिए इसको केरोसिन यानी कि आपका
कार्बनिक पदार्थ में डुबो करके रखा जाता है। ठीक है, चलिए अब हम लोग बात करते हैं जितने भी आपके धातु हैं जो क्रियाशील है वो आसानी से ठंडे जल के साथ अभिक्रिया कर लेगा। ठीक है, लेकिन जो आपका धातु कमजोर है यानी कि कम क्रियाशील है वो क्या करेगा, वो ठंडे जल के साथ अभिक्रिया नहीं करेगा। तो वो किसके साथ अभिक्रिया करेगी, वो करेगा आपका जलवाष्प के साथ या फिर आपका गर्म जल के साथ। तो मुख्य रूप से आपका पूछा जाता है बच्चों ये वाला रिएक्शन कि जो है लोहा किस प्रकार के जल के साथ अभिक्रिया करती है, गर्म जल, ठंडा जल या आपका वेपर यानी कि वाष्प के साथ, या इनमें से किसी किसी के साथ भी नहीं। तो मुख्य रूप से ये आपका रिएक्शन करता है किसके साथ, वाटर वेपर यानी कि जल वाष्प के साथ अभिक्रिया करती है। ठीक है, तो यहाँ पर बात करते हैं हम लोग जैसे मैग्नीशियम है ये भी आपके वेपर के साथ अभिक्रिया करेगा तो बनेगा मैग्नीशियम ऑक्साइड और बनाएगा हाइड्रोजन यानी कि गैस। उसी तरह से जिंक भी अभी करके बनाएगा जिंक ऑक्साइड और हाइड्रोजन गैस। उसी प्रकार से आयरन भी भाप यानी कि जलवाष्प के साथ अभिक्रिया करती है और बनाता है Fe3O4। उसके बाद हाइड्रोजन गैस का उत्सर्जन करेगा। जितने भी आपका धातु देख रहे हैं सब क्या कर रहा है, हाइड्रोजन गैस का उत्सर्जन कर रहा है। पहला वाला ठंडा जल के साथ अभिक्रिया कर रहा था तो बन रहा था धातुइक हाइड्रोक्साइड, लेकिन यहाँ पर क्या बन रहा है, गर्म जल के साथ यानी वाष्प के साथ यहाँ बन रहा है धातुइक ऑक्साइड और हाइड्रोजन गैस। तो ये वाला रिएक्शन आप लोग नोट डाउन कर लीजिए, जल्दी से कर लीजिए। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं गर्म जल के साथ। ये भी आपका रिएक्शन सीधा सीधा पूछा हुआ है कि गर्म जल के साथ कौन सी जो धातु हैं वो अभिक्रिया करती है। 2014 में भी पूछा हुआ है, 2021 में पूछा हुआ है और सीधा सीधा कॉपर वाला तो पूछ लिया जाता है बच्चों कि गर्म जल का टैंक बनाने में तांबे का उपयोग होता है परंतु इस्पात का नहीं, क्यों, कारण दीजिए। सीधा सीधा यहाँ से पूछ लिया जाता है। ठीक है, तो जब हम लोग इसका सब्जेक्टिव क्वेश्चन करेंगे वहाँ पर आप लोग को बहुत ही डीपली के साथ वैसे प्रश्नों को दे दूंगा, प्रदान कर दूंगा आप लोग को कि जो बोर्ड परीक्षा से पूर्णतः संबंधित होगा, एक भी आपका आउटरीच प्रश्न नहीं पूछा जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर मुख्य रूप से क्या है, गर्म जल के साथ अभिक्रिया कुछ धातुएं यानी कि कॉपर, सीजियम गर्म जल के साथ अभिक्रिया कर क्या बनाती है, हाइड्रोजन गैस उत्सर्जन करती है और बनाता है धातुइक ऑक्साइड। तो उसी प्रकार से जो कॉपर है वो क्या करता है, जल के साथ अभिक्रिया करेगा, किस जल के साथ, गर्म जल के साथ, और बनाता है कॉपर ऑक्साइड और बनाएगा हाइड्रोजन गैस का उत्सर्जन करेगा। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। आगे बात करते हैं कुछ धातुएं जो है जल से कभी अभिक्रिया नहीं करती है, यानी कि कुछ ऐसी धातुएं हैं जो स्वतंत्र अवस्था में पाई जाने वाली धातुएं हैं, यानी कि वो जल के साथ कभी भी अभिक्रिया नहीं करेगी, यानी कि चाहे जल ठंडा हो, चाहे गर्म हो, चाहे जलवाष्प हो, किसी के भी साथ अभिक्रिया नहीं करेगी। जैसे आपका सोना, चांदी, प्लेटिनम इत्यादि जो है जल से अभिक्रिया नहीं करती है। और ये धातुएं कैसी है बच्चों, आपका बहुमूल्य धातुएं हैं, है ना, ये तो बहुत ही ज़्यादा इनकी कीमत होती है। चलिए अब हम लोग बात करते हैं धातु का अम्ल के साथ अभिक्रिया। ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि सीधा सीधा यहाँ से प्रश्न पूछा जाता है, जब धातुएं अम्ल के साथ अभिक्रिया करती है तो किस गैस का उत्सर्जन होता है। ये आपका मैंने आपको जब अम्ल वाला चैप्टर पढ़ाया था, अम्ल भस्म लवण, याद है कुछ, वहाँ पर मैंने बोला था इस रिएक्शन को आप अगर सो करके खाब भी देख रहे हैं तो वहाँ पर आपका ये रिएक्शन अगर आ जाए तो सीधा सीधा बन जाना चाहिए आप लोग से। ठीक है, जब भी अभिक्रिया करेगा धातु अम्ल के साथ तो कौन सा गैस, हाइड्रोजन गैस। कौन सी गैस बच्चों, आपका हाइड्रोजन गैस का निर्माण होगा और साथ में बनेगा आपका धातुइक लवण। तो अम्ल के साथ धातु की अभिक्रिया होने पर कौन सी गैस उत्सर्जन होती है, हाइड्रोजन गैस। ध्यान रहेगा आपको, तो यही आपका सीधा पूछ लेता है, आपको दे देगा इस प्रकार से एक रिएक्शन दे देगा, कंप्लीट करके दिखाओ। तो ये आपका दे दिया, मान लीजिए Na और प्लस HCl आपको दे देगा और बोलेगा कि इसको पूरा करो। तो कैसे पूरा करेंगे, हम लोग जानते हैं ये धातु है, ये हुआ आपका अम्ल, तो 100% यहाँ पर क्या बनेगा, हाइड्रोजन गैस का उत्सर्जन होगा और साथ साथ में Na क्या किस में चल जाएगा, Na और Cl मिल के बना जाएगा साधारण नमक यानी कि सोडियम क्लोराइड। ठीक है, तो देखिए उसी प्रकार से एल्युमिनियम जो है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया करके बना रहा है एल्युमिनियम क्लोराइड यानी कि आपका जो क्या है धातुइक लवण है और बना रहा है हाइड्रोजन गैस का उत्सर्जन कर रहा है। सोडियम जल किसके साथ, सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया कर रही है और बना रहा है सोडियम सल्फेट हाइड्रोजन गैस। मैग्नीशियम जो है नाइट्रिक अम्ल के साथ अभिक्रिया करके मैग्नीशियम नाइट्रेट और क्या बना रहा है, हाइड्रोजन गैस। उसी प्रकार से जिंक भी अभिक्रिया कर रही है धातु के साथ यानी कि आपका अम्ल के साथ HCl के साथ बना रहा है जिंक क्लोराइड और हाइड्रोजन गैस। तो मुख्य रूप से आप लोग को एक ही चीज़ आपको वीआई रूप से याद रखना है कि जब भी अम्ल धातु के साथ अभिक्रिया करती है तो हाइड्रोजन गैस का उत्सर्जन करती है यानी कि हाइड्रोजन गैस का निर्माण करता है। ठीक है, आगे बात करते हैं धातु के अन्य धातु के लवण के साथ अभिक्रिया, यानी कि कोई एक धातु है और कोई दूसरा धातु का अगर लवण है तो उसके साथ किस प्रकार से अभिक्रिया करती है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है और इसको हमने पहले चैप्टर में पढ़ा दिया था जब मैं आप लोगों को रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण बता रहा था, तो वहाँ पर पढ़ा दिया था। तो दोबारा इसको चर्चा कर लेते हैं। कम क्रियाशील धातु के लवण के साथ अधिक क्रियाशील धातु अभिक्रिया कर धातुइक लवण का निर्माण करता है, यानी कि यदि कोई धातु कम क्रियाशील धातु का लवण है और उसका अभिक्रिया किसके साथ हो रही है, ज़्यादा क्रियाशील, जैसे आपका सोडियम
क्या है, ज़्यादा है जिंक से अभिक्रियाशील। तो यहाँ पर सोडियम क्या करेगा, सोडियम यहाँ पर जो है जिंक से अधिक क्रियाशील है, इसलिए सोडियम जिंक सल्फेट से सल्फेट को लेके उड़ जाएगा और जिंक बेचारे को अकेला छोड़ देगा। यानी कि जिंक का जो जीएफ था गर्लफ्रेंड, उसको लेके भाग गया आपका कौन, सोडियम। क्यों, क्योंकि सोडियम क्या था आपका, बहुत ही ज़्यादा क्रियाशील था, किससे, जिंक की तुलना में। तो यहाँ पर कौन सी अभिक्रिया हुई, यहाँ अभिक्रिया हुआ आपका विस्थापन अभिक्रिया। ये आपका पहला चैप्टर से संबंधित है बच्चों, मैंने वहाँ पर बताया था। एकल विस्थापन भी बुलाया था इसको, विस्थापन भी बुलाया था, इसको प्रतिस्थापन भी बुलाया था। तीनों आपका प्रश्न पूछा हुआ है। एकल विस्थापन किससे कहते हैं, प्रतिस्थापन किससे कहते हैं, विस्थापन किसे कहते हैं। तो तीनों सेम बात है। यानी कि जब कोई परमाणु किसी यौगिक में उपस्थित अपने से कम क्रियाशील परमाणु को क्या कर दे, विस्थापित कर दे, उसका स्थान ग्रहण कर ले विस्थापित करके, तो उसको हम लोग कहेंगे एकल विस्थापन या प्रतिस्थापन अभिक्रिया। ठीक है, सीधा सीधा आपका पूछ लेगा, इस तरह से दे देगा ये किस प्रकार की अभिक्रिया है। तो आप लोग जैसे देखेंगे, अच्छा सोडियम है, क्या किया उन्होंने, जिंक के गर्लफ्रेंड को लेके भाग गया, अच्छा ये हो जाएगा आपका एकल विस्थापन अभिक्रिया। उसी प्रकार से नीचे देखिए, मैग्नीशियम क्या कर रहा है, अर्जेंटम नाइट्रेट से नाइट्रेट को लेके भाग गया, मैग्नीशियम नाइट्रेट बना दिया और अर्जेंटम बेचारा को अकेला छोड़ दिया। ये तो दुनिया का भी रोल है बच्चों, आप लोग अपने दैनिक जीवन में अपने गाँव देहात में भी देखते होंगे कि जो अगर कोई शक्तिशाली आदमी है तो वो अब क्या करता है, वो गरीब, जो आपका गरीबी रेखा से नीचे जो लोग रहते हैं, जो कम जो है शक्तिशाली है, क्या कर देता है, वहाँ पर जाता है, अपना धाक जमाता है, गैंगगिरी करता है, पावर दिखाता है ना। और क्या क्या करना पड़ता है, जो नीचे तबके के लोग हैं उन लोगों को डर डर करके उन लोगों के यानी कि बड़े लोगों की सेवा करना पड़ता है ज़बरदस्ती, है ना। ये तो आपका ज़मीनी स्तर पर भी दिखता है, उसी प्रकार से केमिस्ट्री की दुनिया में भी ये दिखती है ना। तो कहीं पर भी किसी को चैन नहीं है। आगे बात करते हैं अधातु का रासायनिक गुण। तो हम लोगों ने रासायनिक गुण पढ़ लिया किसका, धातु का। तो एक एक करके बात कर लेते हैं। सबसे पहला क्या पढ़ा, ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया। जब भी ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया होगी धातु का तो क्या बनेगा, धात्विक ऑक्साइड। और वो किस प्रकृति की होगी, वो आपका क्षारीय प्रकृति का होगा। दूसरा मैंने बात किया, धातु जब भी जल के साथ अभिक्रिया करेगा तो क्या बनेगा, तो वो बनेगा आपका धात्विक हाइड्रोक्साइड। और किस गैस का उत्सर्जन करेगा, हाइड्रोजन गैस का उत्सर्जन करेगा। उसी प्रकार से मैंने बताया कुछ ऐसे धातु होंगे जो किसके साथ अभिक्रिया करेगी, ठंडे जल के साथ, जैसे सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम। उसी प्रकार से कुछ ऐसी धातुएं होंगे जो गर्म जल के साथ अभिक्रिया करना पसंद करेगा, जैसे आपका लोहा, एल्युमिनियम। और कुछ ऐसी धातुएं होंगे जो भाप के साथ अभिक्रिया करेगी, है ना, उसको बता दिया। फिर मुख्य रूप से मैंने बताया कि धातुएं अम्ल के साथ किस प्रकार से अभिक्रिया करती है। तो मैंने बताया जब भी धातु अम्ल के साथ अभिक्रिया करेगी हाइड्रोजन गैस का उत्सर्जन करेगा, है ना। उसके बाद ये आपका चौथा नंबर में बताया धातु अन्य धातुओं के साथ किस प्रकार से अभिक्रिया करती है, तो वो अभिक्रिया करती है विस्थापन यानी कि एकल विस्थापन या प्रतिस्थापन अभिक्रिया की तरह। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। अब हम लोग सारा गुण पढ़ लेते हैं अधातु का रासायनिक गुण, उसके बाद दोनों के बीच अंतर को भी अच्छी तरह से देख लेंगे। ठीक है, चैनल में नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए। आप लोग को मज़ा आ रहा होगा बच्चों पढ़ने में बहुत ही ज़्यादा, क्योंकि मैं आपको कोरिलेट करके पढ़ा रहा हूँ। कौन कौन से प्रश्न आपके बोर्ड परीक्षा में पूछा हुआ है, कौन सा प्रश्न नहीं आएगा, कौन सा 100% आएगा, मैं ये सारा चीज़ आप लोग को बताते जा रहा हूँ बच्चों। ठीक है, अगर आपका कोई भाई बंधु अगर 9th स्टैंडर्ड में भी है तो प्लीज़ उनको ये चैनल शेयर कर दीजिएगा, ताकि वो लोग सब्सक्राइब कर दें। और वहाँ हम लोग जो है इस चैनल पर 9th का भी सारा सिलेबस कंप्लीट करेंगे। ठीक है, टेंशन नहीं लेने का किसी को। चलिए स्टार्ट करते हैं अधातु के रासायनिक गुण को। तो अधातु का जो है ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया, जिस प्रकार से हम लोगों ने धातु सारा चीज देखा, उसी प्रकार से अधातु का सारा चीज देखते हैं। तो अधातु जो है ऑक्सीजन के साथ किस प्रकार से अभिक्रिया करती है, ऑक्सीजन अधातु यानी कि जो है ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया कर अधात्विक ऑक्साइड का निर्माण करता है। जिस प्रकार से धातु धात्विक ऑक्साइड का निर्माण कर रहा था, उसी प्रकार से अधातु अधात्विक ऑक्साइड का निर्माण कर रहा था। तो धात्विक ऑक्साइड किस प्रकृति की थी, क्षारीय प्रकृति की। लेकिन जो आपका अधातु का ऑक्साइड होगा वो किस प्रकृति की होगी, वो आपका अम्लीय प्रकृति की होगी। ठीक है, तो यहाँ पर आपका सीधा सीधा दो ऑब्जेक्टिव आपका बन गया कि जब भी अधातु ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करेगी तो अधात्विक ऑक्साइड, और प्रकृति कैसी होगी, अम्लीय प्रकृति की। ठीक है, चले यहाँ एग्जाम्पल दिए हुए हैं, देखिए कार्बन, कोयला जो है ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके कार्बन डाइऑक्साइड बना रहा है। उसी प्रकार से कार्बन डाइऑक्साइड जल के साथ अभिक्रिया कर रही है, कार्बनिक अम्ल बना रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड। यहाँ पर देखिए आपका कार्बन डाइऑक्साइड और अम्ल के साथ अभिक्रिया हो रही है और बन रहा है आपका कार्बनिक अम्ल और सल्फर डाइऑक्साइड। उसी प्रकार से यहाँ पर सल्फर और ऑक्सीजन के बीच अभिक्रिया करके सल्फर डाइऑक्साइड का निर्माण कर रहा है। सल्फर डाइऑक्साइड और जल के साथ अभिक्रिया होकर के क्या बन रहा है, H2SO3, है ना। चले अब बात करते हैं दूसरा गुण। तो अधातु का हैलोजन से अभिक्रिया, हैलोजन किसको बोलते हैं, हैलोजन यानी कि आपको याद रखना है फ्लोरो, क्लोरो, ब्रोमो, आयोडो, ये चारों को क्या बोला था आपका
हैलोजन ग्रुप और इसकी बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन, 7 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, ये ध्यान रखना है आपको। फ्लोरो यानी फ्लोरीन, क्लोरो यानी क्लोरीन, ब्रोमो यानी ब्रोमीन, आयोडो आयोडीन। ध्यान है आपको, ये सारे क्या है, ये सारे आपके अवधातु है। अगर आपका अवधातु का किसके साथ अभिक्रिया हो, हैलोजन ग्रुप के साथ अभिक्रिया हो, तो वहाँ पर बनेगा अवधात्विक हैलाइड। किसका निर्माण होगा, अवधातु हैलोजन से अभिक्रिया करके अवधात्विक हैलाइड का निर्माण करता है। यानी कि मान लीजिए कोई एक अवधातु है ए और किसके साथ अभिक्रिया हो रही है, हैलोजन ग्रुप के साथ एक्स, तो बनेगा ए नाम का बनेगा और इसके साथ क्या लग जाएगा, हैलाइड लग जाएगा। जैसे यहाँ पर एग्जांपल में दिया हुआ है फॉस्फोरस है और इसके साथ कौन है आपका, क्लोरीन अभिक्रिया हो रही है। क्लोरीन किस ग्रुप का है ना, मैं तो अभी बताया आपका फ्लोरो क्लोरो ब्रोमो आयोडो, तो क्लोरीन आपका हैलोजन ग्रुप से। फॉस्फोरस और क्लोरीन के बीच अभिक्रिया करके क्या बना रहा है, देखो फॉस्फोरस क्लोराइड बन रहा है, आपका निर्माण हो रहा है यहाँ पर। तो क्या बन रहा है, हैलाइड यानी क्लोराइड। इसी प्रकार से क्लोराइड उसी प्रकार से आपका बनेगा जैसे आपका अर्जेंटम ब्रोमाइड। लेकिन ये आपका अर्जेंटम क्या है, वो चांदी है, धातु में चल जाएगा। आपको अवधातु में बताना है बच्चों, तो मुख्य रूप से यहाँ पर बन जाएगा हाइड्रोजन क्लोराइड, फॉस्फोरस क्लोराइड। तो ये हाइड्रोजन क्लोराइड को हम लोग क्या कहते हैं, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल कहते हैं, है ना। जो हमारे किस में पाया था, आपका अमाशय में पाया जाता है ना, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बहुत ही ज़्यादा प्रबल होता है ये। चलिए ध्यान रखिएगा। आगे है जल के साथ अभिक्रिया। तो आप लोग को ये याद रखना है कि जो भी आपका अवधातु होते हैं वो जल के साथ अभिक्रिया नहीं करती है, ध्यान रहेगा आपको। और धातु जल के साथ अभिक्रिया करके क्या बनाता है, तो धातु जो है जल के साथ अभिक्रिया करके धातुइक हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन गैस का उत्सर्जन करता है। लेकिन अवधातु सीधे सीधे अभिक्रिया करती ही नहीं है। ठीक है, अवधातु को जल से क्या लगती है, डर लगता है बच्चों। हाइड्रोजन के साथ अभिक्रिया यानी कि हाइड्रोजन के साथ अवधातु की अभिक्रिया। अवधातु जो है हाइड्रोजन से अभिक्रिया करके अवधातुइक हाइड्राइड बनाती है। जिस प्रकार से हैलोजन के साथ हैलाइड बना रहा था, उसी प्रकार से हाइड्रोजन के साथ अभिक्रिया करके हाइड्राइड, अवधातुइक हाइड्राइड। जैसे आपका सल्फर और हाइड्रोजन के मिलने से बन रहा है आपका हाइड्रोजन सल्फाइड। उसी प्रकार से देखिए आपका नाइट्रोजन ट्राईहाइड्राइड, हैबर विधि इसी को बोलते हैं बच्चों। यानी कि इसको क्या बोलते हैं हम लोग, इसको बोलते हैं अमोनिया। जल्दी से लिख लीजिएगा, अमोनिया का सूत्र क्या होता है, NH3। सीधा सीधा पूछ लिया जाता है बच्चों आपका कि अमोनिया का सूत्र इनमें से कौन है, NH3, NH4, NH2, इस प्रकार से दे देगा। तो आपको कौन सा मारना है, NH3। अमोनिया का प्रयोग इस्तेमाल कहाँ कहाँ पर होता है, आप लोग बताइएगा तो थोड़ा। चले अब बात करते हैं, अगला है अवधातु और धातु के बीच अभिक्रिया। हम लोगों ने धातु का रासायनिक देख लिया, अवधातु का रासायनिक देख लिया। अब देखते हैं ये दोनों किस प्रकार से अभिक्रिया करती है, धातु और अवधातु के बीच किस प्रकार से अभिक्रिया होती है। धातु एवं अवधातु आपस में आयनिक बंधन का निर्माण करता है। आयनिक बंधन बनाकर यौगिक का निर्माण करता है। जैसे आपका ये आपका सोडियम क्या है, धातु है, क्लोरीन क्या है, अवधातु है। तो सोडियम धातु है, ये क्या करता है, अपने बाहरी इलेक्ट्रॉन को त्याग देता है। बाहरी इलेक्ट्रॉन को मतलब कि इसके बाहरी कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन, एक त्याग दिया, तो त्यागने पर क्या आता है, प्लस चार्ज। क्लोरीन के बाहरी कक्षा में 7 इलेक्ट्रॉन, तो ये क्या करेगा, एक इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करेगा तो कौन सा चार्ज, माइनस चार्ज यानी ऋण चार्ज। तो अब ये प्लस ये माइनस जुड़ जाएगा ना। हम लोग जानते हैं प्लस माइनस में क्या होता है बच्चों, एट्रैक्शन। देखिए आप लोग दो चुंबक लेते हैं, अगर ये दोनों को लेकर के आते हैं, अगर दोनों का पोल क्या हो, अपोजिट हो, तो दोनों जल्दी से जुड़ जाते हैं ना, तुरंत एक दूसरे को खींचने लगते हैं। लेकिन अगर एक तरफ हो प्लस और इधर भी हो प्लस, तो कभी नहीं जुड़ेगा, है ना। उसी प्रकार से यहाँ पर है, एक तरफ है माइनस, एक तरफ है आपका प्लस, तो तुरंत ये लोग क्या हो जाएगा, बन जाएगा साधारण नमक सोडियम क्लोराइड का निर्माण करेगा। तो यहाँ पर कौन सा बंधन, आयनिक बंधन। ठीक है, ध्यान रहेगा। क्यों आयनिक बंधन इसको बोलेंगे, क्योंकि आयन के आधार पर निर्माण हो रहा है ना। प्लस क्या है, आयन है, माइनस ये आयन है, आयनों के आधार पर ये आपका यौगिक का निर्माण हो रहा है, इसको बोलेंगे आयनिक बंधन, आयनिक यौगिक। उसी प्रकार से मैग्नीशियम, तो मैग्नीशियम को देख लीजिए आप लोग, मैग्नीशियम का होता है प्लस, कितना प्लस 2, क्यों, क्योंकि इसकी बाहरी कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन। ऑक्सीजन का 2 माइनस, क्यों, क्योंकि ऑक्सीजन की बाहरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन होती है, तो उसको जो है 8, ये 6 इलेक्ट्रॉन बाहरी कक्षा में होती है बच्चों। तो 6 को 8 बनाने के लिए कितना की जरूरत, 2 इलेक्ट्रॉन की जरूरत। तो इसकी कितनी होगी संयोजकता, 2। तो जितना उसका संयोजकता होगा उस पर चार्ज कितना हो जाएगा, उतना ही माइनस हो जाएगा। तो 2 यहाँ पर पावर माइनस हो जाएगा। तो यहाँ पर Mg का 2 प्लस और यहाँ पर O का 2 माइनस, तो ये प्लस माइनस क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। और प्लस यानी कि प्लस 2 माइनस 2 कैंसिल होकर के ये लोग क्या हो जाएगा, आयनिक बंधन का, आयनिक यौगिक का निर्माण करेगा। नाम क्या हो जाएगा उसका, मैग्नीशियम ऑक्साइड। आप लोग जानते हैं ना, इस प्रकार से बनाने हम लोग सीखे देते हैं 9 क्लास में बच्चों। इसका 2, इसका भी 2, तो इस प्रकार से कट जाता है, एक कम एक, तो बन गया मैग्नीशियम ऑक्साइड। ठीक है, ये हम लोग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन जो करते थे। आगे है धातु एवं अधातु आपस में अभिक्रिया नहीं करती है, यानी कि सीधा सीधा अभिक्रिया नहीं करती है। यहाँ पर क्या बन रहा था आपका, यहाँ पर आपका आयनिक बंधन का, आपस में जुड़ करके आयनिक बंधन का निर्माण कर रहा था, लेकिन अभिक्रिया सीधा सीधा नहीं करती है। अवधातु एवं अवधातु में अवधातु एवं अवधातु आपस में सहसंयोग बंधन का निर्माण करता है। देखिए अगर धातु और अवधातु है तो वो कैसा बंधन
बंधन, आयनिक बंधन जो क्या होगा, बहुत ही ज़्यादा मजबूत होगा। और अगर अवधातु दोनों तरफ अवधातु है, जैसे आपका कार्बन अवधातु, ऑक्सीजन अवधातु, इन दोनों के बीच कोई बंधन बन रहा है तो वो हो जाएगा सहसंयोजक बंधन, यानी कि साझेदारी करके बनेगा, शेयरिंग करके बनेगा। ऑक्सीजन बोलेगा कि हम पूरा का पूरा रुपया नहीं देंगे, तुम भी दो। कार्बन को बोलेगा, कार्बन बोलेगा अच्छा ठीक है, तो कार्बन भी कुछ देगा इसमें इलेक्ट्रॉन और ऑक्सीजन भी कुछ इलेक्ट्रॉन देगा, और दोनों मिलकर के यहाँ पर साझेदारी करके बनाएगा, उसको बोलेंगे सहसंयोजक बंधन। लेकिन ऊपर जो हम लोग यहाँ पर पढ़े, यह हो गया आयनिक बंधन, यानी सोडियम बोलेगा मैं अमीर हूँ, मुझे एक नहीं चाहिए, एक इलेक्ट्रॉन ले लो तुम, तो क्लोरीन को दे दिया। क्लोरीन बेचारे के पास कितना है, 7, सोचता है कि मेरे पास 8 हो जाता बहुत अच्छा होता, तो ये ले लेगा आसानी से, उस एक को लेकर के क्या बन गया 8, इसलिए बन गया सोडियम क्लोराइड। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है इस प्रकार से। जैसे यहाँ पर एग्जांपल है, कार्बन किसके साथ अभी क्या कर दिया, ऑक्सीजन के साथ बना रहा है कार्बन डाइऑक्साइड। किस प्रकार से जो है सहसंयोजक बंधन बनाती है मैं एक बार दिखा देता हूँ आपको बच्चों। देखिए कार्बन के बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन, तो कार्बन के बाहरी कक्षा में होती है आपका 4 इलेक्ट्रॉन, तो 4 इलेक्ट्रॉन को दर्शा दीजिए अच्छी तरह से, तो 2 इलेक्ट्रॉन आगे दिए, दो आपका इलेक्ट्रॉन इधर दे दिए। उसी प्रकार से ऑक्सीजन के बाहरी कक्षा में, तो ऑक्सीजन के बाहरी कक्षा में होती है 6 इलेक्ट्रॉन, तो 6 इलेक्ट्रॉन को दर्शा दीजिए पॉइंट के रूप में या क्रॉस के रूप में, जिस तरह से दर्शाने का मन है बच्चों, उसी प्रकार से यहाँ पर भी 6 दिखा दीजिए। अब इस प्रकार से भी कर दीजिए, कार्बन का 4 हो गया, ये आपका ऑक्सीजन, इस ऑक्सीजन से 2 ले लेगा, इस ऑक्सीजन से भी आपका 2 लेकर के क्या हो जाएगा, इस कार्बन का हो गया 8। अब ये कार्बन बोलेगा हाँ भाई हम तो मस्त हो गए, हमको खाना मिल गया। क्यों? क्योंकि जितने भी तत्व है सब सोचता है कि मेरे पास कितना इलेक्ट्रॉन हो जाए 8। क्यों? क्योंकि अष्टक का नियम पूरा करना चाहता है। अष्टक का नियम किसको कहते हैं, जितने भी आपके तत्व हैं सब यही चाहते हैं कि मेरे बाहरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन पूरा हो जाए और मैं किस अवस्था में आ जाऊँ, मैं आपका स्थिर अवस्था में आ जाऊँ, यानी कि मैं शांत रहूँ, मुझे इधर उधर भटकने की जरूरत नहीं पड़े, किसी के साथ रिएक्शन करने की जरूरत नहीं पड़े, सब शांत रहने चाहता है। आप भी तो ये चाहते हैं बच्चों, क्योंकि आप अभी पढ़ाई कर रहे हैं, आप सोचते हैं रुपया कमा लेंगे अच्छी तरह से, आगे का लग्जरियस लाइफ बिता लेंगे, माता पिता का अच्छी तरह से सेवा कर लेंगे, है ना, एक अच्छे पोस्ट पर पहुंच जाएंगे, सक्सेस मिल जाए, तो यही तो आप सब कुछ चाहता है कि एक स्थिर जिंदगी हो जाए। उसी प्रकार से जितने भी एलिमेंट होते हैं वो भी सोचते हैं कि मेरा जिंदगी कैसा हो जाए, स्थिर हो जाए। तो इस प्रकार से कार्बन को मिल गया 8, तो बोलेगा हाँ भाई मैं स्थिर हो गया और किसी के साथ ज़रूरत नहीं। तो ये ऑक्सीजन इधर से चिल्लाएगा, क्यों भाई कार्बन, मेरे से तो जो दो कार्बन, 2 आपका इलेक्ट्रॉन ले लिया ना, तो इस प्रकार से आप इसको भी देना पड़ेगा। तो ये आपका ऑक्सीजन इससे ले लेगा 2 इलेक्ट्रॉन, तो बन जाएगा आपका 8। ऑक्सीजन का कितना हो गया 8, तो उसी प्रकार से इस ऑक्सीजन का भी हो जाएगा 8, तो यहाँ पर बन जाएगा आपका सहसंयोजक बंधन। क्यों? क्योंकि कार्बन ने किसको दिया, ऑक्सीजन को दिया, और ऑक्सीजन ने किसको दिया, कार्बन को दिया। तो ये लोग किस प्रकार से दोस्ती यारी करके काम चलाया है ना। कभी आप करते हैं, कभी आप लोग दोनों स्कूल जाते हैं, 2 फ्रेंड आप लोग स्कूल जाते हैं, एक का क्या हो गया साइकिल खराब हो जाती है, तो क्या करते हैं उसको छोड़ देते हैं और एक ही फ्रेंड के साइकिल पर बैठ करके काम चला लेते हैं। तो इस प्रकार से आपने क्या किया, वहाँ पर सहसंयोजक बंधन का काम किया, यानी कि अपने दोस्त को क्या किया, मदद किया। किस तरीके से, यानी कि आप अभी लेके चल जाओ, फिर आगे कभी ऐसी परेशानी आई तो मैं भी आपको लेकर के चल जाऊंगा, है ना। इस प्रकार से ये बंधन का निर्माण हो जाता है। तो समझ में आ गया। आइए आप बात कर लेते हैं दोनों यानी धातु एवं अधातु के बीच रासायनिक गुणधर्म के आधार पर किस प्रकार से अंतर होती है। हम लोगों ने जो है भौतिक गुणों के आधार पर पढ़ लिया था बच्चों, ये आपका भौतिक गुणों के आधार पर था, है ना सारा चीज़, तो इसको हम लोगों ने अच्छी तरह से देख लिया था। और ये प्रश्न आपका ऑलरेडी 2022 में आया हुआ है, इसलिए इस पर ज़्यादा ध्यान नहीं देनी है, ठीक है। आगे बात करते हैं रासायनिक गुणों के आधार पर, तो ये भी प्रश्न आपका 2022 में पूछा हुआ है, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा आपको। तो लेकिन 22 में क्या पूछा था, सिर्फ और सिर्फ धातु के रासायनिक गुण को पूछा था, और 2018 में पूछा था रासायनिक गुणधर्मों के आधार पर धातु और अधातु के बीच अंतर। तो ये आपका सेकेंड सेटिंग में 2018 का पूछा हुआ है, 3-4 साल से प्रश्न आया नहीं है, 100% है, श्योर है कि यहाँ से प्रश्न बन सकता है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। आइए अब अंतर देख लेते हैं। तो अंतर वही होगा जो हम लोगों ने ऊपर पढ़ा। तो सबसे पहला क्या पढ़ा था कि धातु के परमाणु कैसे होते हैं, धनायन होते हैं, धनायन बनाते हैं। क्यों? क्योंकि इसके बाहरी कक्षा में 1, 2 या 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं, जिसको क्या कर देता है ये लोग त्याग देता है, तो बन जाता है प्लस, यानी कि पॉजिटिव बन जाता है बच्चों। जैसे पोटेशियम प्लस, सोडियम प्लस, उसके बाद कैल्शियम प्लस हो जाएगा इस प्रकार से। और धातु के परमाणु किस प्रकार के होते हैं, ऋणायन होते हैं। क्यों? क्योंकि इसके बाहरी कक्षा में 5, 6, 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं, और ये क्या कर देता है, दोनों दूसरे से उधार लेता है, उधार लेने वाले पर माइनस चार्ज बन जाएगा, क्लोरीन माइनस S2 माइनस ब्रोमीन, यहाँ पर क्या हो जाएगा, मतलब कि ऋणायन चार्ज हो जाएगा बच्चों, ठीक है। आगे है धातु के ऑक्साइड जो कैसे होते हैं, किस प्रकृति की, भास्मिक होते हैं। अभी जब मैंने ऊपर बताया था ना, तो जो भी आपका धातु के ऑक्साइड होंगे वो भास्मिक प्रकृति यानी कि आपका क्षारीय प्रकृति की होगी, लेकिन अधातु के ऑक्साइड अम्लीय प्रकृति की होगी, है ना। चले आगे बात करते हैं। धातु तनु अम्लों के साथ अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस मुक्त करती है ना, ये भी बताया मैंने ऊपर में। उसी प्रकार से अधातु जो है वो क्या करेगी, वो तनु अम्ल से अभिक्रिया नहीं करती है, ठीक है, ये ध्यान रखना आपको। अधातु हाइड्रोजन गैस, ये धातु हाइड्रोजन गैस, अधातु अभिक्रिया नहीं करती है। अगला है आपका
चौथा नंबर का है कि धातु जो है सामान्यतः हाइड्रोजन के साथ संयोग नहीं करती है, यानी कि जो आपका धातु होते हैं वो सामान्यतः नहीं करती है। कुछ कुछ ऐसी धातुएं अपवाद में जो करता है, कौन? लिथियम, सोडियम, कैल्शियम, बेरिलियम, ये 3-4 ऐसी धातुएं हैं जो आप क्या करता है, वो आपका हाइड्रोजन के साथ संयोग करता है। लेकिन अवधातु जितने भी हैं वो सारे क्या करते हैं, हाइड्रोजन के साथ जो है संयोग करती है और संयोग करके बनाता है हाइड्राइड, अवधात्विक हाइड्राइड। जैसे यहाँ पर अमोनिया बना रहा है बच्चों, नाइट्रोजन हाइड्राइड, फास्फोरस हाइड्राइड, यहाँ पर क्या बना, जल H2O है ना। जितने भी देखिए यहाँ पर नाइट्रोजन क्या है आपका अवधातु है, और किसके साथ अभिक्रिया, हाइड्रोजन के साथ। उसी तरह फास्फोरस भी हाइड्रोजन के साथ, ऑक्सीजन हाइड्रोजन के साथ, सल्फर हाइड्रोजन के साथ है ना, तो इसका हो जाता है हाइड्रोजन सल्फाइड। आगे है आपका लास्ट गुण, इसमें लास्ट अंतर है, धातुएं क्या होती है, अवकारक होती है, यानी रिड्यूसिंग एजेंट होती है। मैंने ये आपका पॉइंट क्लास मतलब कि पहला चैप्टर में भी बताया था, जब मैं आपको पढ़ा था ऑक्सीकरण अवकरण अभिक्रिया पढ़ाया था, वहाँ पर ऑक्सीकारक और अवकारक नहीं पढ़ा है तो पहला चैप्टर देख लीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ पर है जितनी भी धातुएं होंगे वो क्या कैसी होती है, अवकारक होती है। ये आपका क्वेश्चन बोर्ड परीक्षा में पूछा हुआ है, जल्दी से वीवीआई लगा दीजिएगा, ठीक है। अवधातुएं जो है ऑक्सीकारक, जितनी भी धातु अवकारक, जितनी भी अवधातु ऑक्सीकारक यानी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। लेकिन आपको याद रखना है अपवाद में कार्बन एक ऐसा है जो किस अवस्था में, जो कि जिसमें कौन सा गुण होता है, अपकारक का गुण होता है, ऑक्सीकारक नहीं होता है। तो आप लोग को ध्यान रखना है कार्बन आपका अपकारक है, ठीक है। तो ये सारे आपको लिख लेना है। अगर दीर्घ उत्तरीय प्रश्न में आएगा बच्चों तो 5 कम से कम 4 से 5 अंतर लिखना है, ठीक है। अगर आपका 2 नंबर या प्रश्न आए तो 2 से 3 अंतर लिखना है, ठीक है। 2 लिख दिए तो चलेगा, 3 लिख दिए तो ज़्यादा बेटर रहेगा, ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो हम लोगों का सेशन आज का यहीं पर समाप्त करते हैं, यहीं पर विराम देते हैं। एक बार दोबारा मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा बच्चों, अगर आप लोग चैनल में नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा। लाइक तो 100% बनता ही है, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा मटेरियल लाने के लिए, आप लोगों को प्रोवाइड करने के लिए हम लोग मेहनत करते हैं बच्चों, क्योंकि हम मेहनत करेंगे तो आप आगे बढ़ेंगे, है ना। और हम लोगों की यही कामना है कि आप लोग जो है 90 से 95% जो है आप लोग बोर्ड परीक्षा में मार्क्स प्राप्त करें, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए अच्छी तरह से। जय हिंद।